हेलो दोस्तों, जागरण जोश के डेली करंट अफेयर्स Q&A वीडियो में आपका स्वागत है। मैं हूं शारदानंद। हम लोग इस वीडियो में देखते हैं कि डेली करंट अफेयर्स से क्या कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं, साथ ही उससे जुड़े आंसर्स और उससे जुड़े फैक्ट्स को भी देखते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। तो आज का पहला सवाल है, हाल ही में संयुक्त राज्य अमेरिका में भारतीय राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया? और हमारे पास ऑप्शंस हैं, ए रीवा गांगुली दास, बी हर्षवर्धन श्रृंगला, सी नवतेज सरना, डी सोहन तेजवानी। तो इसका सही जवाब होगा हर्षवर्धन श्रृंगला। तो हर्षवर्धन श्रृंगला भारत के नए राजदूत होंगे यूएसए में, और वे 1984 बैच के भारतीय विदेश सेवा के राजनयिक हैं और वे वहां पे नवतेज सरना का स्थान लेंगे। तो ये भी समझने के लिए है कि इससे पहले यूएसए में यहाँ का एम्बेसडर यानी राजदूत कौन थे। अगर मैं और उसके बारे में फैक्ट्स की बात करूं तो अभी फिलहाल क्या कर रहे हैं हर्षवर्धन श्रृंगला, वो बांग्लादेश में भारत के उच्चायुक्त है। देखिए, दो टर्म आते हैं, राजदूत और उच्चायुक्त। दोनों के बारे में हमें समझना होगा कि दोनों में क्या अंतर है। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि इनका 30 साल से अधिक का कैरियर है और वह दिल्ली के अलावा पेरिस, हनोई, तेल अवीव में भारतीय मिशन के विभिन्न पदों पे रहे हैं। उन्होंने यूएन में जो भारत के जो अस्थायी मिशन होते हैं वहाँ पे भी अपनी काफ़ी सेवाएं दी हैं और वियतनाम और दक्षिण अफ्रीका के कॉन्स्यूलर जनरल के पद पे भी रहे। ये भी एक टर्म है, हमें समझना होगा। अब ये देखते हैं कि चूंकि वो बांग्लादेश में पहले भारत के उच्चायुक्त थे, तो अभी वहाँ की जिम्मेदारी कौन लेगा? तो वो लेंगी रीवा गांगुली दास। आपको ये याद रखना है, ये नए अपॉइंटमेंट हुई है वहाँ पे कि रीवा गांगुली दास को बांग्लादेश का भारतीय उच्चायुक्त नियुक्त किया गया। अब आपको मैं बता देता हूँ कि ये दोनों जो टर्म है इसमें डिफरेंस क्या है उच्चायुक्त में और राजदूत में। देखिए, राष्ट्रमंडल के सदस्य देशों के प्रतिनिधि एक दूसरे के यहाँ पे उच्चायुक्त के नाम से जाने जाते हैं। अब आप कहेंगे कि ये राष्ट्रमंडल क्या होता है, तो आपको वो बता दूं, राष्ट्रमंडल के सदस्य वे देश हैं जो कभी न कभी ब्रिटेन के अधीन रहे हैं। राष्ट्रमंडल देशों में भारत के प्रतिनिधि उच्चायुक्त कहलाते हैं। यानी कि जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल में यहाँ पे दिखाया है कि पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया में अगर भारत सरकार का कोई प्रतिनिधि जाएगा तो उसे हम लोग उच्चायुक्त ही कहेंगे। वहीं राष्ट्रमंडल देशों के अलावा जो भी देश है वहाँ पे भारत सरकार के प्रतिनिधि को राजदूत कहते हैं। यही दोनों में अंतर है। जैसे अमेरिका और जापान में भारत सरकार के जो रिप्रेजेंटेटिव यानी प्रतिनिधि होंगे उसे राजदूत कहा जाएगा। तो ये मैं कह सकता हूँ कि आप लोगों को ये चीज़ अब समझ में आ गई होगी कि दोनों में क्या अंतर है। और इसी के साथ हम बढ़ते हैं आज के दूसरे सवाल की ओर। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल यानी कि NGT भी इसे कहते हैं, किस टाइगर रिजर्व के 10 किलोमीटर के दायरे में सभी खनन गतिविधियों पर प्रतिबंध लगा दिया? यानी 10 किलोमीटर का अगर यहाँ पे रेडियस है तो इसमें कोई भी माइनिंग का काम नहीं होगा। और इसके ऑप्शंस हैं दुधवा टाइगर रिजर्व, राजाजी टाइगर रिजर्व, औरंग टाइगर रिजर्व, सरिस्का टाइगर रिजर्व। पहले तो आप लोग अगर हमें ये बताएं ये कमेंट बॉक्स में लिख के कि ये सारे जो टाइगर रिजर्व हैं ये किस किस स्टेट में हैं, तो मैं जानना चाहूँगा आप लोगों से कि इसके बारे में पहले आप बताएं। और इसका सही जवाब मैं आपको बताता हूँ, इसका सही जवाब है सरिस्का टाइगर रिजर्व। यहाँ पे NGT ने ये ऑर्डर पास किया। क्या ऑर्डर पास किया कि 10 किलोमीटर के दायरे में कोई भी माइनिंग एक्टिविटी, खनन एक्टिविटी नहीं होगी, और अगर आगे कभी खनन की गतिविधि करना है तो वहाँ राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड द्वारा आपको परमिशन लेनी होगी, उसके बाद ही वहाँ पे ये एक्टिविटी चलेगी। क्यों ऐसा हुआ? देखिए, क्या होता है कि अवैध खनन होने से जो बाघ सहित यहाँ विचरण करने वाले बहुत सारे वन्य जीव हैं उनके ऊपर खतरा हो जाता है। और ना सिर्फ बाघ और जानवरों के ऊपर, इनफैक्ट जो भी वहाँ माइनिंग के लिए लोग जाते हैं उनके ऊपर भी ये खतरा होता है कि किसी भी तरह से दुर्घटना वहाँ हो सकती है। आपको मैं अब सरिस्का के बारे में थोड़े फैक्ट्स के बारे में आपको बताऊं कि ये राजस्थान राज्य के अलवर जिले में स्थित है। इसको सरिस्का नेशनल पार्क को 1955 में अभयारण्य घोषित किया गया था। ये आपको फैक्ट्स याद रखने हैं क्योंकि जो राजस्थान PCS होता है वहाँ पे जनरली ये पूछा जाता है कि 1900 और उसके बाद 1978 में टाइगर रिजर्व का इसको दर्जा दिया गया। 1979 में राष्ट्रीय उद्यान यानी नेशनल पार्क का दर्जा मिला। इस राष्ट्रीय पार्क उद्यान का जो क्षेत्रफल है वो 866 वर्ग किलोमीटर है। इसके बारे में एक और फैक्ट्स है कि जो आपको बतानी है कि ये जो सरिस्का नेशनल पार्क है यहाँ पे ऐसा देखा गया कि 2005 के करीब जो टाइगर का पॉपुलेशन था वो नील हो गया था, यानी बहुत नहीं के बराबर ही थी। लेकिन वहाँ पे क्या हुआ कि बाघ पुनर्वास कार्यक्रम 2008 में शुरू की गई, उसके बाद जाके अब ये संख्या 14 हुई। अभी लेटेस्ट क्या हुआ है, अभी एक न्यूज़ आपने पढ़ा होगा, वहाँ पे एक टाइग्रेस ने
एक साथ 3 कब्स को वहाँ पे बर्थ दिया है और जिसके साथ ये नंबर 14 तक पहुँच गई है। अगर भारत में टोटल नेशनल पार्क की संख्या पूछे जाए तो आपको बताना है कि टोटल अभी तक 104 है। ये लेटेस्ट आपकी रिपोर्ट है, इसीलिए इसके अभी जो भी मैं फैक्ट्स आपको दे रहा हूँ बिल्कुल ही लेटेस्ट है। और वहीं राजस्थान में कुल 5 नेशनल पार्क है। तो आपको मैं बता रहा हूँ कि आरपीएससी के हिसाब से ये फैक्ट्स आपको याद रखने हैं कि राजस्थान में कितने नेशनल पार्क हैं। बढ़ते हैं आज के तीसरे सवाल की ओर। निम्न में से किस आसियान देश की संसद ने मारिजुआना के चिकित्सा उपयोग को मंजूरी दे दी है? और ऑप्शंस हैं थाईलैंड, फिलीपींस, लाओस, वियतनाम। देखिए, मैरिजुआना आप सबको पता होगा कि ये भारत में भी कहीं कहीं पे भांग की खेती होती है, भांग अफीम की। तो उसी को वहाँ पे क्या होता है कि कहीं किसी किसी जगह पे चिकित्सा के क्षेत्र में इसका उपयोग किया जाता है। और अभी हाल ही में थाईलैंड ने यहाँ पे इसकी अनुमति दे दी है कि मेडिसिनल इस्तेमाल के लिए हम वहाँ पे लोग या हॉस्पिटल डॉक्टर्स मैरिजुआना का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसका देखिए इम्पैक्ट क्या होगा। इसका इम्पैक्ट ना सिर्फ वहाँ के रिसर्च और मेडिसिन के ऊपर होगा, बल्कि वहाँ पे इसका आयात, निर्यात और उत्पादन भी क्या हो जाएगा, वहाँ पे लीगल हो जाएगा। और इसके साथ ही ये जो थाईलैंड ने ये बताया है कि वो जो अभी जो फिलहाल जो वहाँ पे कानून है ड्रग्स को लेके, उसमें संशोधन किया जाएगा। तो क्या सिर्फ मैरिजुआना के उपयोग को मंजूरी दी गई? नहीं, उसके साथ ही वहाँ पे एक क्रेटम नामक एक स्थानीय पौधे के उपयोग का भी मंजूरी मिला है, यानी क्रेटम। ये टर्म आपको याद रखने हैं। जनरली यूपीएससी ऐसे टर्म्स को लेके बहुत ही ज़्यादा भावुक हो जाता है और आपसे ये सवाल पूछ सकता है कि भाई क्रेटम क्या है। तो आपको बता दूं, क्रेटम एक थाई पौधा है, यानी थाईलैंड में पौधा है, जिसे पारंपरिक रूप से उत्तेजक और दर्द निवारक के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। तो इसके बारे में कुछ और हम फैक्ट्स को देखें कि क्या मैरिजुआना सिर्फ थाईलैंड में हुआ है? नहीं, ये दक्षिण पूर्व एशिया में मैरिजुआना के चिकित्सीय उपयोग को वैधता प्रदान करने वाला पहला देश है। आपको ये समझना होगा कि यहाँ पे अभी तक कोई भी ऐसा देश नहीं था जिसने इसे लीगलाइज किया था। इससे पहले अगर एशिया की बात करें तो वहाँ पे दक्षिण कोरिया ने इसे सबसे पहले इसे वैधता दी थी। हालांकि दुनिया में सबसे पहले 1996 में कैलिफोर्निया, जो कि यूएसए का स्टेट है, उसने मैरिजुआना के यूज़ को सबसे पहले लीगलाइज किया था। अब वहाँ पे टोटल 33 ऐसे राज्य हैं जिसने इसे लीगलाइज कर दिया गया है। थाईलैंड की बात करें तो वहाँ अभी भी चूंकि राजशाही वाला सिस्टम चलता है, इसीलिए वहाँ पे राजा होते हैं जिसका नाम है महावजीरालोंगकोर्न। राजधानी बैंकॉक। आधिकारिक भाषा ऑफिशियल लैंग्वेज थाई है। वहाँ की आबादी में 94% बुद्धिज्म है। तो ये आपको रखना है कि किस स्टेट में पॉपुलेशन बुद्धिज्म की सबसे ज़्यादा है, तो वो वहाँ पे 94% आपकी थाईलैंड में है और वहाँ की करेंसी का नाम है थाई बहत। आज का चौथा सवाल, निम्नलिखित में से किस राज्य में भारत का पहला संगीत संग्रहालय स्थापित किया जाएगा? बिहार, तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल। दोस्तों इसका सही जवाब है बी, तमिलनाडु। क्या है यहाँ पे? देखिए, तमिलनाडु के थिरुवयूर में केंद्र सरकार से सहायता के साथ देश का पहला संगीत संग्रहालय स्थापित करने की घोषणा की गई है, जो कर्नाटक संगीत के त्रिनेत्र में से एक संत त्यागराज का जन्म जगह है। ये त्रिनेत्र से मेरा तात्पर्य है कि वहाँ पे कर्नाटक जो म्यूजिक है उसमें 3 बड़ी बड़ी गुरु हुए हैं, जिनमें एक का नाम तो संत त्यागराज है, 2 अन्य जो हैं उसमें मुथुस्वामी दीक्षितार और श्यामा शास्त्री हैं। तो उनमें से त्यागराज के जन्म जगह पे ये पहला संगीत संग्रहालय स्थापित किया जा रहा है। इस डिसीजन के पीछे जो स्थापना हो रही है संगीत संग्रहालय का, इसका क्या इम्पैक्ट क्या होगा और ऐसा क्यों किया जा रहा है? देखिए, ये जो कर्नाटक संगीत के सम्मान को वापस लाने के लिए और लोगों के बीच इसको फिर से प्रचलित करने के लिए इस तरह के संग्रहालय की स्थापना की जा रही है। देखा जा रहा है कि ये थोड़ी बहुत लुप्त प्राय सी हो रही है कर्नाटक संगीत, इसीलिए ये कदम सरकार ने उठाया है। कर्नाटक संगीत की बात करूं तो ये आमतौर पे दक्षिण भारत से जुड़ा संगीत है, जो भारत के आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु में प्रसिद्ध तौर पे जाना जाता है। साथ ही अगर विदेशों में बात करें तो श्रीलंका में भी ये बड़े पैमाने पे इसके बारे में लोग जानते हैं और इसके लिए लोग काम करते हैं। कर्नाटक संगीत में मुख्य जोर मुखर संगीत पर है। अधिकांश रचनाएं गाए जाने के लिए लिखी जाती है और यहाँ तक कि जब वाद्य यंत्रों पर बजाया जाता है तो वो गायकी शैली में ही की जाती है। तो ये थे कर्नाटक संगीत के बारे में कुछ तथ्य और हम बढ़ते हैं आज के 5वें सवाल की ओर। एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम के तहत किस जिले को दूसरे डेल्टा रैंकिंग में सबसे बेहतर जिले के रूप में स्थान दिया गया? ऑप्शंस हैं नुआपारा, विरुधुनगर, सिद्धार्थनगर, औरंगाबाद।
और इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, विरुधुनगर। नीति आयोग ने एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम ADP की दूसरी डेल्टा रैंकिंग जारी की। तमिलनाडु के विरुधुनगर जिले को रैंकिंग में सबसे बेहतर जिले के रूप में स्थान दिया गया। आपको बता दूं कि नीति आयोग की जो दूसरी डेल्टा रैंकिंग है वो 1 जून से लेके 31 अक्टूबर 2018 के बीच स्वास्थ्य एवं पोषण, शिक्षा, कृषि एवं जल संसाधन, वित्तीय समावेश, कौशल विकास, मूल बुनियादी ढांचे से जुड़े 6 विकास क्षेत्रों में इन जिलों द्वारा दी गई प्रगति को मापा गया है। रैंकिंग में परिवारों के बीच कराए गए सर्वेक्षणों के सत्यापित आंकड़े पहली बार शामिल किए गए हैं। समग्र रैंकिंग में सर्वाधिक बेहतरी दर्शाने वाले जिलों में विरुधुनगर जो तमिलनाडु में है, नुआपाड़ा ओडिशा, सिद्धार्थनगर उत्तर प्रदेश, औरंगाबाद बिहार और कोरापुट ओडिशा शामिल हैं। और इसी के साथ हम बढ़ चले हैं आज के छठे सवाल की ओर। भारत का सबसे लंबा रेल सह सड़क पुल बोगीबिल ब्रिज किस नदी पर स्थित है? और आपके ऑप्शंस हैं ब्रह्मपुत्र, गंगा, कावेरी, सिंधु। इसका सही जवाब है ए, ब्रह्मपुत्र। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पे 25 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्रह्मपुत्र नदी पर देश के सबसे लंबे और एशिया के दूसरे सबसे लंबे रेल रोड पुल बोगीबिल ब्रिज का उद्घाटन किया। अगर इसके की फैक्ट्स के बारे में हम लोग बात करें तो देखेंगे कि ये ब्रह्मपुत्र नदी के उत्तरी और दक्षिणी तटों पर बनाया गया यह पुल असम के धीमाजी जिले को डिब्रूगढ़ से जोड़ता है। ये आपसे सवाल पूछा जा सकता है कि ये जो बोगीबिल ब्रिज है ये किस किस जिलों को जोड़ता है, तो आपको याद रखना है धीमाजी और डिब्रूगढ़। इस पुल का सैन्य महत्व है क्योंकि इसके बन जाने से अरुणाचल प्रदेश से चीन की सीमा तक सड़क एवं रेल से पहुंचना व रसद भेजना आसान हो जाएगा, इसीलिए इसका एक स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस है। इस पुल के बारे में और हम जानेंगे तो हमें पता है कि तब के जो तत्कालीन प्रधानमंत्री HD देवगौड़ा ने उन्होंने सबसे पहले इसकी मंजूरी 1997 में दी थी, लेकिन इसका निर्माण अप्रैल 2002 में शुरू हो पाया था। तब के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने रेल मंत्री नीतीश कुमार के साथ इसका शिलान्यास किया था। इस पुल के बनने से डिब्रूगढ़ और अरुणाचल प्रदेश के बीच जो रेल की जो दूरी है वो 500 किलोमीटर से घट के सिर्फ 400 किलोमीटर रह जाएगी, जबकि ईटानगर के लिए रोड की दूरी 150 किलोमीटर घटेगी, यानी यहाँ पे 100 किलोमीटर और यहाँ से रोड पे 150 किलोमीटर इससे बचत होगी। और इसी के साथ हम बढ़ चले हैं आज के 7वें सवाल की ओर। हाल ही में RBI द्वारा गठित आर्थिक पूंजी ढांचे पर विशेषज्ञ समिति एक्सपर्ट कमेटी और इकोनॉमिक कैपिटल फ्रेमवर्क का प्रमुख कौन होगा? ऑप्शंस हैं बिमल जालान, राकेश मोहन, भारत दोषी, सुधीर मार्कंड। और इसका सही जवाब है ए, बिमल जालान। भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने केंद्र सरकार के परामर्श से आर्थिक पूंजी ढांचे पर एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया। आपको ये बता दूं कि जब एक्सपर्ट कमेटी ऑन इकोनॉमिक कैपिटल फ्रेमवर्क ये जो एक समिति बनाने का फैसला हुआ था, ये उस समय जबकि उर्जित पटेल हमारे RBI के गवर्नर थे, उसी समय RBI और गवर्नमेंट के बीच एक बैठक हुई थी, यानी कि एक मीटिंग हुई थी और उस मीटिंग में बहुत सारे फैसले लिए गए थे। उसी में से एक फैसला था कि एक्सपर्ट कमेटी और इकोनॉमिक कैपिटल फ्रेमवर्क का भी गठन किया जाएगा और अभी जाके RBI ने इसका गठन किया है। इस समिति की अध्यक्षता अब बिमल जालान करेंगे, जबकि पूर्व सचिव राकेश मोहन इसके उपाध्यक्ष होंगे। तो अब हम ये समझेंगे कि ये जो विशेषज्ञ समिति है ये क्यों बनाया गया और इसका काम क्या होगा। देखिए, ये विशेषज्ञ समिति ये सलाह देगी RBI को कि अपने पास वो कितनी पूंजी, कितनी कैपिटल रखे ताकि शेष जो कैपिटल हो वो सरकार के हवाले कर दे। मेन टसल जो RBI और गवर्नमेंट के बीच हुई थी इसी बात को लेके कि RBI अपने पास कितना पैसा, कितना कैपिटल रखेगा और अगर उसके पास सरप्लस कैपिटल है तो वो उसे सरकार को ट्रांसफ़र करेगी, जिस पर RBI तैयार नहीं हुआ था और बाद में जाके दोनों के बीच काफ़ी कॉन्फ्लिक्ट हुए थे और अब जाके इसके ऊपर ये कमेटी डिसीजन लेगी। आपको ये बता दूं कि RBI के पास ऐसा कहा जाता है कि पिछले फाइनेंशियल ईयर में 9.6 लाख करोड़ की ये कैपिटल वहाँ पे थी, जिसके बारे में सरकार का कहना था कि ये अगर RBI को ज़रूरत नहीं है तो ये सरकार को दे दे ताकि सरकार कुछ डेवलपमेंटल वर्क में उसे अपने काम में लगा दे। ये जो एक्सपर्ट पैनल है ये पहली बैठक के यानी जो फर्स्ट सिटिंग होगी इसके 90 डेज के भीतर ही अपने रिपोर्ट को RBI को सबमिट कर देगी और इस रिपोर्ट में अपने रिकमेंडेशन देगी कि RBI अपने पास बफर में कितना पैसा रखेगा। हालांकि फाइनेंस मिनिस्ट्री का ये मानना है कि RBI के पास अपनी कुल संपत्ति के 28% के बराबर
बफर पूंजी है, जो वैश्विक स्तर पर केंद्रीय बैंकों द्वारा रखे जाने वाले रिजर्व पूंजी की तुलना में कहीं ज़्यादा है। अगर हम ग्लोबल टर्म्स की बात करें तो सिर्फ 14% की है, वहीं पे आरबीआई 28% अपने पास रखती है और गवर्नमेंट यही कहती है कि इसे कम करे। अब कुछ बातें हम लोग कुछ फैक्ट्स देखेंगे जो इस समिति के जो चेयरमैन हैं बिमल जालान, उनके बारे में। ये आरबीआई के गवर्नर पद से मुक्त होने के बाद 2003 से 2009 तक राज्यसभा के भी सदस्य रहे। बिमल जालान ने सरकार में कई हाई प्रोफाइल पदों पर भी अपनी सेवाएं दी है। 1980 में वो भारत सरकार के प्रमुख आर्थिक सलाहकार रहे। जालान 1985 और 1989 में बैंकिंग सेक्रेटरी रह चुके हैं। इसके अलावा उन्होंने जनवरी 1991 से सितंबर 1992 तक वित्त मंत्रालय में वित्त सचिव का भी पद संभाला है। और इसी के साथ हम बढ़ते हैं आज के 8वें और अंतिम सवाल की ओर। हाल ही में अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती के अवसर पर उनकी समाधि को राष्ट्र को समर्पित किया गया। इस समाधि का नाम बताएं। ये सवाल अभी आने वाले परीक्षाओं में पूछा जा सकता है और बहुत इंपॉर्टेंट भी है। ऑप्शंस हैं स्वधर्म अटल, अटल साहेब, सदैव अटल, सदा अटल। और इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, सदैव अटल। तो पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती के अवसर पर उनकी समाधि सदैव अटल को राष्ट्र के नाम समर्पित किया गया। उस अवसर पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उपस्थित थे और समाधि स्थल पर पुष्प अर्पित किए। समाधि का विकास कार्य अटल स्मृति न्यास सोसाइटी द्वारा किया गया। अब हम देखते हैं कुछ बातें सदैव अटल जो कि स्मृति स्थल है उसके बारे में। देखिए, यह समाधि एक कवि, मानवतावादी राजनेता और एक महान नेता के रूप में उसके व्यक्तित्व को दर्शाती है। समाधि के केंद्रीय मंच में चौकोर और काली पॉलिश वाले ग्रेनाइट के 9 ब्लॉक रखे हैं, जिसके केंद्र में एक दिया रखा गया है। यह 9 की संख्या नवरसों, नवरात्रों, नवग्रहों का प्रतिनिधित्व करती है। 9 चौकोर पत्थरों की इस समाधि का मंच एक गोलाकार कमल के आकार में है। मंच तक 4 प्रमुख दिशाओं से पहुंचा जा सकता है। इसके लिए सफेद मिश्रित टाइलों से मार्ग बनाए गए हैं ताकि फर्श गर्म ना हो। तो दोस्तों, इसी के साथ खत्म होता है आज का सवालों का दौर। हमने पिछले सप्ताह आपसे एक सवाल पूछा था और आपसे बोला था कि इसका जवाब कमेंट बॉक्स में लिख के दे। तो देखते हैं वो सवाल क्या था और उसका सही जवाब क्या है। हाल ही में प्रकाशित स्टार्टअप रैंकिंग 2018 में निम्न में से कौन सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाला राज्य के रूप में उभरा है? ऑप्शंस मैंने दिए थे तेलंगाना, ओडिशा, गुजरात, महाराष्ट्र। और इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, गुजरात। गुजरात स्टार्टअप के लिए अनुकूल माहौल उपलब्ध कराने के मामले में सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाला राज्य बना है। औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग यानी DIPP द्वारा उभरते उद्यमों के लिए राज्यों द्वारा अधिक अनुकूल तंत्र विकसित कराने के प्रदर्शन के आधार पर यह रैंकिंग जारी की जाती है और इस रैंकिंग में गुजरात टॉप पे रहा है। इस रैंकिंग में गुजरात के बाद कर्नाटक, केरल, उड़ीसा और राजस्थान का नंबर आता है। तो होपफुली आप सब इस बात को जान गए होंगे कि ये रैंकिंग में सबसे टॉप पे कौन है, उसके बाद कौन से 5 राज्य हैं। और अब आज का सवाल, जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में लिख के देना है और ना सिर्फ जवाब बल्कि इसके बारे में आप और भी क्या जानते हैं वो भी हमें बताएं इस सवाल को लेके। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह श्रृंखला के किस द्वीप का नाम बदलकर नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप करने की घोषणा की? ऑप्शंस हैं रॉस द्वीप, नील द्वीप, हैवलॉक द्वीप, रिची द्वीप। तो आपको इसका सही जवाब हमें कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है। और इसी के साथ हम खत्म करते हैं आज के इस वीडियो को। हमें आशा है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसे लाइक करें, शेयर करें और देखते रहें जागरणजोश.com को।